इस देश में हर कोई आजाद और हर कोई मनमौजी है, क्योंकि सरहद पर खड़ा वह वीर फौजी है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज ऑफिसर। इसी विषय पर हमने खास बातचीत करी कमांडर एन.के. नटराजन सर से। कमांडर एन.के. नटराजन सर इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है जिसको बोलते हैं SSB। उस प्रोसेस में भी इनको 15 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। चलिए श्रोताओं, आपको सुनाते हैं हमारी कमांडर एन.के. नटराजन सर से हुई खास बातचीत। सब भारत का युवा हमेशा मोटिवेट रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक युवा जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है वो अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करे? देखिए, इसमें अगर हम ऑफिसर बनने की बात कर रहे हैं तो इसमें डिपेंड करता है बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। क्या वो 12वीं का बच्चा है, 12वीं कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी है, आर्मी में टेक्निकल ब्रांच में उन्हें लिया जाता है और नेवी में भी टेक्निकल ब्रांच में उनका लिया जाता है। और अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं तो इसका UPSC एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है और उसमें बच्चों को पहले रिटन टेस्ट पास करना पड़ता है। उसके बाद उनका सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको आप एक तरीके का इंटरव्यू भी मान सकते हैं और उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है और वो NDA जाना चाहता है और वो 12वीं में है तो एक तो अपनी पढ़ाई करनी है। NDA के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। वो तो जो एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करनी हो तो करनी है। इसके अलावा उस बच्चे ने अपना कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश पे काम करना चाहिए, उसको जनरल अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, उसको रोज जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, देश दुनिया में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ये तो पक्का पता ही होना चाहिए। और इसकी अगर आदत जल्दी डल जाए बहुत बढ़िया, क्योंकि उस SSB में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर कई सारे सवाल पूछता है और अगर बच्चा कश्मीर का है तो कश्मीर का मुद्दा बहुत बड़ा है देश के लिए, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेगा बच्चा कितना जानता है। तो वो सारी चीज़ों पे उसने एक अपना वो बनाना चाहिए, नॉलेज बेस बनाना चाहिए और ये करते रहना चाहिए। फिजिकली फिट तो होते ही हैं, कश्मीरी हैं, पहाड़ी हैं, दौड़ते भागते हैं, मतलब शारीरिक वो होता है उनमें, बट ये चीज़ें इनको अच्छी तरीके से शुरू से ही डेवलप कर लेना चाहिए। सर, एक कैंडिडेट जो SSB की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें क्या बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, एक तो अक्ल होनी चाहिए, बिकॉज कैसा है आपके सामने जो परिस्थिति आएंगी ये कैसी होगी, इसका फौज एक ऐसी नौकरी है जिसमें इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। अक्लमंद होगा तो किसी भी परिस्थिति में वो उभर के आ जाएगा, बेवकूफ़ होगा तो एक छोटी सी सिचुएशन में भी वो हार मान जाएगा या उसका दिमाग नहीं चलेगा। तो अक्ल तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एक फौज ऐसी एक नौकरी है जहाँ पे आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बना सकते, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, वैसा हुआ तो वैसे करेंगे, क्योंकि क्या होगा कैसे होगा इसका कोई पता नहीं होता। तो अक्ल है और वो अगर पॉजिटिव है तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा और एन वक्त पे अपना बरोबर डिसीजन ले लेगा, अपना काम कर जाएगा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मेरे को लगता है ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और फौज में कमजोर दिल वालों की या डरपोकों की मतलब जगह ही नहीं है, तो मान के चलिए कि तो होना ही चाहिए। देखिए, इसमें एक अफसर होता क्या है, एक अपने जवानों को कठिन परिस्थितियों में लीड करता है और उन जवानों को उस अफसर पे इतना भरोसा होता है कि अगर वो कह दे कि गोलियां चल रही है, चल आगे निकल तू, तो वो कभी भी पलट के ना पूछे कि साहब मैं मर गया तो क्या होगा। उसको इतना अटूट विश्वास होना चाहिए और मेरे हिसाब से वो विश्वास जो है एक अच्छे इंसान पे किया जाता है, एक अच्छे इंसान के दिल पे किया जाता है, ना कि वो अफसर है और स्टार पहन के घूम रहा है या वर्दी पहन के घूम रहा है। देखिए, यही एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे इंसान अपने जीवन को बलिदान कर देता है, कुर्बान कर देता है और वो वैसे अफसरों के लिए नहीं करेगा या ऐसे लीडरों के लिए नहीं करेगा जिन पे उसको एक पैसे का भी शक हो। तो आपने अगर लीड करना है ऐसी परिस्थिति में तो आपने एक सबसे पहली चीज एक अच्छा इंसान बनना है। बाद में अफसर बनेंगे, पहले अच्छा इंसान बनेंगे आप। सर, SSB की तैयारी करने के लिए एक एस्पिरेंट को किस सोर्स को पढ़ना चाहिए और SSB के हर प्रोसेस की पूरी जानकारी वो कैसे प्राप्त करे? देखिए, कोई आज ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है और बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं देश में, तो ठीक है लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बट आपको अपनी सूझबूझ से आपको क्या करना चाहिए, आप कोई अच्छी किताब ले लें। जो अच्छी किताब मार्केट में बहुत कम है आज की तारीख में, बड़े सारे ऐसे घूम रहे हैं, बट एक अच्छी किताब ले लें। अगर कोई फौजी आपके आसपास हो, किसी से जानकारी हो तो उनसे बात करें और अपने उससे आपको उस किताब से या उनके थ्रू आपको ये नॉलेज पड़ जाएगा कि ऐसी कौन सी 15 क्वालिटीज़ है जो वहाँ देखी जाती है। तो उसकी अगर आप समझ अपने
उसमें उतार लें या समझ लें उसको अच्छी तरीके से, और उसको कैसे डेवलप किया जाए इस पे काम करें छोटी उम्र से ही। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है या बहुत कठिन वो नहीं है, बट बच्चा वैसा बन जाए नेचुरली तो उसे समझ भी नहीं आएगा मैं तो ऐसे ही पास हो गया, है ना। तो एक अच्छे गाइडेंस की जरूर होती है। सर, क्या आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, एसएसबी प्रोसेस को पास करने के लिए कोचिंग कितनी जरूरी है? क्या एक इंसान, एक बच्चा बिना कोचिंग के भी क्या ये टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोचिंग के बगैर नहीं होता, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो, बचपने से एक अच्छी स्कूल में पढ़ा हो, घर का वातावरण अच्छा हो, खेलने कूदने मिला हो, पढ़ने मतलब उसको सारी सहूलियत मिली है, तो वो बच्चा तो नेचुरली अच्छा बना होगा, है ना। बट ऐसे तो सारे बच्चे होते नहीं, कई होते हैं जिनको पता ही नहीं होता वहाँ होता क्या है। एप्लीकेशन कर देते हैं और कॉल लेटर आ जाता है, बच्चे पहुँच जाते हैं, फिर देखते हैं यार ये तो क्या हो रहा है, उनकी समझ से बाहर होता है। क्योंकि एसएसबी में जितने टेस्ट होते हैं ये बहुत अनकन्वेंशनल तरीके के टेस्ट होते हैं, जो हम नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस में हमने कभी किया नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, वो अनकन्वेंशनल है, जो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर है, जो हमने किया नहीं है। तो कई बच्चों को इसको लेकर तकलीफ होती है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब उनकी समझ से बाहर हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा उनको पहले से उसका वो मिल जाए, एक्सपोजर मिल जाए, उसके बारे में उनकी थोड़ी सी जानकारी बन जाए, तो उन्हें अपने आप रास्ता भी समझ में आ जाता है कि इस पर कैसे काम करना है, कैसे आगे और अपने आप को ले जाना है। तो ये फ़ायदामंद हो सकता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बच्चे को कोचिंग लेना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि उसका अपना क्या बैकग्राउंड है और कैसे वातावरण में खुला है, उसका काफ़ी असर होता है। एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स कितने मायने रखते हैं? नहीं, देखिए, आज अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, आईसीएसई की बात करें, स्टेट बोर्ड की बात करें, आज ऐसा हो गया कि हर दूसरा बच्चा जो है 80-90% लेके घूम रहा है जी। और ये तो सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, आज इंजीनियरिंग कर लेते हैं आदमी, हाथ में 70% का मार्क लेके घूमता है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और फौज में एकेडमिक परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, इसलिए कि वो तो ठीक है, अगर एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया तो बाकी चीज़ें भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका इंटेलेक्ट भी उतना डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना भी टेस्ट होता है वो तो इंटेलेक्चुअल बेस्ड होता है। अब सिर्फ 90% लिया है लेकिन आता जाता कुछ है नहीं, उस वैसे 90% का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम उसको मान के बच्चों को पास या फेल नहीं करते। मेरे तजुर्बे से मैंने 57% पाए हुए बच्चों को भी रिकमेंड हुए देखा है, और 90% 95% भी लेकर फेल होते हुए देखा है। तो दैट इज़ नॉट आवर क्राइटेरिया, दैट इज़ जस्ट नॉट आवर क्राइटेरिया। बट बच्चा ऑलराउंड डेवलप हुआ हो और बचपने में खेला कूदा हो, पढ़ाई भी किया हो साथ में थोड़ा बहुत, और अगर वो 70-75% वाला भी बच्चा है तो नथिंग रॉन्ग विद इट। बट 70-75% इसलिए है कि उसने बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, और उसी हिसाब से अगर आप देखें, एक बच्चा कुछ और किया ही नहीं, उसने तो 95% स्कोर किया, ऐसे बच्चे का क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं पता, उसको मतलब सिर्फ मार्क लिया है उसने। सर, आप एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस में जीटीओ भी रहे हैं, तो एक कैंडिडेट जो जीटीओ परफॉर्म कर रहा है उसको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? मैं तो हर बार कहता हूँ, अगर जीटीओ परफॉर्म कर रहा है, मुझे नहीं पता अब आपके श्रोता जीटीओ कितना समझते होंगे, ये ग्रुप टेस्टिंग होता है, जिसमें एक 6 से 10 बच्चों के एक ग्रुप में आपको काम करना पड़ता है। और उसमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई टास्क दिया गया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कूद पड़ेंगे, करेंगे, आगे आएंगे, करेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना। तो यू शुड ऑलवेज बी अहेड, मतलब आपको बेहिचक अंदर आना चाहिए और उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। एक, और जब हम सारे ग्रुप में काम कर रहे हैं, 2 दूसरे भी हैं हमारे साथ, तो हम कोशिश की, हमसे नहीं हुआ, किसी और को जम रहा है, चलो ठीक है उसको मौका दो, उससे कुछ सीखो, आगे बढ़ो, कुछ और हम दिखा दें, कुछ वो दिखा दें। मतलब ग्रुप में कैसे रहना, एक सोशल ग्रुप, लोगों के साथ कैसे मिलजुल के काम करके आगे बढ़ना, सबसे बड़ी बात हुआ। सर, अक्सर सुनने में आता है कि एसएसबी के सिलेक्शन प्रोसेस में रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है। जो भी एस्पिरेंट एसएसबी देने जा रहा है, इस डर को कैसे ओवरकम करें? देखिए, कैसा है, हम एक लक्ष्य की तरफ चलते हैं और जिंदगी अपनी है, लक्ष्य पाना है, हम पूरी मेहनत करेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो लक्ष्य ना मिल पाए, क्योंकि देखिए कैसा है, आपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर लिया, आप एसएसबी भी बहुत अच्छा कर गए, आगे जाके मेडिकल में फेल हो गए जी, राइट। जिसने कैप्टन विक्रम बत्रा 13वीं अटेम्प्ट में जाके एसएसबी क्लियर किया और शहीद हुए देश के लिए, परमवीर चक्र उन्हें दिया गया। तो उनकी कोशिश तो बहुत अरसों से चल रही थी कि फौज बने,
तो एक जुनून था कि उनको करना है। तो ठीक है, वो एनडीए में नहीं जा पाए, उन्होंने ग्रेजुएशन की, बट उसी सपने के साथ उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी किया होगा। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद भी अटेम्प्ट दिया, गोते खाते रहे। तो ठीक है, मंजिल नहीं मिला तो क्या हो गया, कईयों को मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता। तकदीर में होगी आपके तो मिल जाएगा, नहीं होगा। देखो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ अपना कर्म है, हम अपना कर्म कर सकते हैं। अगर आपके नसीब में भगवान ने लिखा ही नहीं था कि आपने फौजी बनना है तो आप कुछ भी कर लो, उल्टे टंग जाओ, नहीं बनोगे। और आपके नसीब में लिखा होगा तो बन जाओगे। उनके नसीब में लिखा था 13वीं बार बनेंगे, वो बने। बट जीवन तो हमारा है, तो जहाँ तक पॉसिबल है हम वहाँ तक कोशिश करेंगे, लेकिन अपने साथ साथ एक प्लान बी की तैयारी करके चलेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैं नौकरी करूँगा, साथ में इसकी तैयारी भी करूँगा। देखो अल्टीमेटली अपना सपना अगर पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नौकरी भी करनी पड़ेगी, साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी। लास्ट चरण तक हम कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो नौकरी है ही। और ऐसा कौन कहता है कि फौज में जाने से ही देश की सेवा होती है। आप जिस नौकरी पे हैं उसको अगर आपने दिल से कर दिया, आपने ईमानदारी से कर दी, निष्ठा से कर दी, मेहनत की, कुछ किया, उसमें भी देश की सेवा होती है। और उसके नौकरी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, इसके लिए, उसके लिए आप कर सकते हैं। देशभक्ति तो बॉर्डर में खड़े रह के फाइट करने से नहीं होता ना, तो देशभक्ति तो आप राह चलते दिखा सकते। हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बच्चों, एक बात तो मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ आपको कि यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस से अच्छा आज कोई सर्विस है नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए एक आज प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे आप, आपके सर के ऊपर तलवार लटकी होती है कि पता नहीं कब बिजनेस डाउन होगा और कब मुझे निकाल दिया जाएगा, या मेरा परफॉर्मेंस कब ठीक नहीं होगा, और ये होगा वो होगा। आप ये सर्विस में एक बात तो अपने और अपने परिवार के बारे में निश्चिंत हो जाएंगे। और इस प्रोफेशन में आपको कभी भी कोई भी गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो एक आप नैतिक जीवन जिएंगे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और वैल्यू बेस्ड जीवन जिएंगे। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं हम, काम के टाइम काम, खेलने के टाइम खेलना, सोशल अपना दोस्त यूनिट वाले दोस्त भाई, एक भाईचारा जो मिलता है, ये आज बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा प्रोफेशन मैं नहीं समझता कि होगा। तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपकी इच्छा है, और ये सब तो ठीक है, ये सब तो सैलरीज भी आज अच्छी हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि एक संतुष्टि मिलती है कि चलो ले दे के हम डायरेक्टली अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। उससे बड़ी भावना मैं नहीं समझता और कुछ हो सकता किसी के लिए, अगर आप देशभक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके श्रोताओं से दो शब्द अपने विचार शेयर कर सकूं। और मैं यही कहूँगा, देश हम सबका है, तिरंगा हम सबका है। हम देश के सारे युवा उस तिरंगा के लिए किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फौज में रह के आप तिरंगा को हर दिन देखेंगे, सलाम करेंगे, बाहर रह के आप इनडायरेक्टली उसी तिरंगे के लिए काम करेंगे। जो जहाँ है वहीं रहें, सफल रहें और उस तिरंगे की याद हरदम अपने दिल से लगा कर रखें। जय हिंद।